الطاف बुखारी ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर कहा है कि उन्हें चोर दरवाजे से नौकरियां फराहम करने के मामले पर बयानबाजी की बजाय कमीशन बिठाना चाहिए था। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मरकज कश्मीर में जमहूरियत को बहाल करने के मूड में नहीं दिखाई देती। अल्ताफ बुखारी ने सरकार से मुतालबा किया कि अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए DYSP हुमायूं भट्ट के नाम पर रेलवे स्टेशन बडगाम को मंसूब किया जाए। बुखारी साहब, सबसे पहले एक ही बात हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ सेक्रेटरी ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक अवामी रिले से खिताब करते हुए ये कहा कि पिछली सरकारों में 2.5 लाख मुलाजमीन जो हैं वो चोर दरवाजे से आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें शर्म महसूस हो रही है। सबसे पहले अपनी पार्टी का उस चीज पे क्या मौक़िफ़? ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि स्टेट का चीफ सेक्रेटरी ये बयान दे दे कि सब पिछली सरकारों ने 2.5 लाख लोग लगाए हैं। मुझे लगता है अब कामोपेश 3 साल हो गए हैं इनको चीफ सेक्रेटरी, तो इन्होंने क्या किया 3 साल में? इनको तो 3 साल में इसको प्रायोरिटी बना के ही शुड हैव इंक्वायर्ड एंड टेकन एक्शन। तो मैं तो इसकी नाकामी मानता हूं कि ये चीफ सेक्रेटरी साहब की नाकामी है, अगर ये सच है जो ये कहते हैं। क्योंकि तनख्वाह, ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये कैसे रिलीज करते थे फिर तनख्वाह, और मुख्तलिफ ओहदों पे रहे। तो ये सियासी लीडरों के बयान तो ठीक है, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी ऐसा बयान दे दे तो मुझे लगता है कि इस पे फिर गवर्नमेंट को एक कमीशन बनाना चाहिए और ताकि सच सामने आ जाए। LG साहब ने एक और बयान जारी कर दिया गुज़िश्ता दिनों। उन्होंने कहा कि अगर खुफिया सर्वे की जाए तो जम्मू कश्मीर में 80% लोग इलेक्शन नहीं बल्कि यही सरकार चाहते हैं। अपनी पार्टी क्या करेगी? LG साहब शायद इस लिहाज से सही हैं कि उनको लगता है कि उनके लिए उनकी रियासत में जहां के वो है जगह नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि उनके लिए ये फुल टाइम जॉब है। अगर उस लिहाज से वो देखें तो फिर सही है, लेकिन अगर इस लिहाज से देखें कि जमहूरियत इस मुल्क की बुनियाद है और इस मुल्क में जमहूरियत के बिना कोई चीज नहीं चल सकती है। अगर ऑटोक्रेसी की ही जरूरत होती तो फिर कश्मीरियों के पास 1947 में ऑप्शंस थे। बुखारी साहब, इलेक्शन जो है, फिलहाल इलेक्शन लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या अपनी पार्टी अलहदा तौर इलेक्शन लड़ेगी या चिमिगोइयां जो हो रहे हैं कि इलेक्शन में जो है अपनी पार्टी किसी की मदद करने जा रही? असेंबली चुनाव का सवाल है। मुझे लगता है जो LG साहब के बयानात भी हैं, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग इंटरेस्टेड ही हैं डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, यहाँ लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार देने के लिए। लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, 3 महीने बाद, तो हम तो लड़ेंगे। जमात अगर बनाई है तो लोगों के लिए ही बनाई है। अगर हमारी जमात की जरूरत नहीं होती तो हम 2020 में घर में ही बैठे होते, नहीं निकले होते। हालात ने हमें सामने आने पे मजबूर किया, क्योंकि जितनी भी सियासी जमातें यहाँ तब तक थी, उन्होंने वक्तन फवक्तन लोगों को धोखा ही दिया हुआ है। और पिछले 47 साल की सभी सियासी जमातों ने लोगों को फायदे की बजाय नुकसान ही दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह बात हो रही है कि जब अगर इलेक्शन हो पाते हैं तो शायद आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार खड़ा करेगी, फिर इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इस तरह का कुछ है? ऐसी तो मैंने तो आज तक नहीं ये सुना। और हम अलग अलग दोनों जमातें हैं, और जहां तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है वो तो 40-45 साल पुरानी जमात है। हमारी एक नई जमात है, नई सोच के साथ आई है, नए हालात में आई है, और इन हालात में ऐसा नागुज़ीर बनता है कि हम अपने वोटर को मायूस करें। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने वोटर के लिए खड़े रहें, और ताकि वो ये दिखाए कि वो नया वोटर है और नई सोच के साथ है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने उनकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहने पर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। अब्दुल गनी वकील ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही माजी में बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया था। अब्दुल गनी वकील जम्मू में कारकुनों के इजलास में शिरकत के बाद न्यूज 18 से बात कर रहे थे कि यही पार्टी जो है, जो आज आपको जम्मू कश्मीर में दिख रहा है, चाहे टर्मोइल है, चाहे जो भी सूरत हाल है, इक्तिसादी बहरान है, इसकी जिम्मेदार यही लोग हैं। क्योंकि ये लोग जो है काफी उर्से तक एक तो इक़्तिदार में रहे,
और दूसरा उन्होंने लोगों को गुमराह कुन नारे देकर लोगों का इस्तेसाल किया। अब ये उसकी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो दाग उन पर लगा हुआ है वो हट जाए। लिहाजा हमने इसलिए ये नहीं बुला रहे हैं क्योंकि अब अगर देखेंगे खासकर कश्मीर में इन पार्टीज को जो मेन अपोजिशन है वो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, हर जगह उनका मुकाबला पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के साथ है। इसलिए वो जब हमें अपना पॉलिटिकल अपोनेंट समझते हैं और उनका आपस में इत्तेहाद है, इलेक्टोरल अलायंस की जो उनकी परंपरा रही है, चाहे कांग्रेस के साथ, अब पीडीपी के साथ भी उनका अलायंस चल रहा है, इसलिए ये एक किस्म का एक गठजोड़ है इक़्तिदार पर काबिज होने के लिए दोबारा। बाकी ये जो नारे दे रहे हैं, आप देखते हैं कभी कभी जो भी उनको मेन अपोजिशन लगता है उसको ये हमेशा बीजेपी के साथ जोड़ते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बीजेपी उस वक्त ठीक थी जब उमर साहब वजीर खारजा थे, ममलिकत वजीर खारजा थे बीजेपी हुकूमत में? क्या उस वक्त बीजेपी ठीक थी जब महबूबा जी और मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बीजेपी के सपोर्ट से थे? तो ये दुगली पॉलिसी अब लोगों के सामने आ गई है उनकी, कि जिनको ये स्ट्रांग अपोनेंट समझते हैं उनको ये जोड़ते हैं बीजेपी के साथ, लेकिन खुद उन्होंने इख्तियार किया है शेयर बीजेपी के साथ। और जम्मू कश्मीर में माजी की हुकूमतों के जरिए बैकडोर भर्तियों से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा है कि सरकार के पास तमाम इदारे और एजेंसियां मौजूद हैं, ऐसे में उन्हें दिखाना चाहिए कि किन लोगों ने बैकडोर भर्ती की है। तनवीर सादिक ने कहा कि सरकार यहां इलेक्शन कराए तो पता चलेगा कि लोग किसके साथ हैं। उनके पास सारे इदारे हैं, वो बताएं। इसका मतलब है जिस तरह अगर हर कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट है तो क्या वो बैकडोर अपॉइंटमेंट वालों के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं? ये कितना बचकाना एक स्टेटमेंट है इन लोगों का। आपके पास सारे इदारे हैं, आप सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज आपके पास है, तो मुझे एक दिखाइए ना। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी ऐसी चीज नहीं किया जिसमें बैकडोर अपॉइंटमेंट, वो कुछ भी बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट है उनके पास एजेंसीज है, वो पता है कहाँ गलती हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप एक बार इलेक्शन करें, अगर लोग हमसे खफा हैं तो हमें वोट नहीं देंगे, अगर लोग हमसे खुश हैं और इनसे खफा हैं तो इनको यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर निकाल देंगे। आज पावर क्राइसिस है, आज आपने 9000 जो ये हैं जो जिनको कह रहे हैं कि आपने अलॉट किए हैं जमीन, कौन है वो लोग पूछना चाहते हैं। यहाँ आवाम है जो लोग पूछना चाहते हैं हुकूमत से, लेकिन आगे कोई है ही नहीं, आगे ब्यूरोक्रेसी चल रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन का मौका है और इलेक्शन। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने रामबन और बानिहाल का दौरा किया और पार्टी वर्करों के भारी इज्तिमा से खिताब किया। बानिहाल में रैना ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अहकामात के मुताबिक बीजेपी 24 अक्टूबर से गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिले और इन्हें जमीन सतह पर मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में आगाही देगी। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तमाम इंतखाबात के लिए तैयार है और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। वो 500 का उसमें ऐलान हुआ है, उसके लिए हम बहुत तालियों से 24 अक्टूबर से एक बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में ले रही है। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में, हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। मास कांटेक्ट प्रोग्राम जो हम मासिस के साथ, अवाम के साथ गांव-गांव और पंचायत में जाकर गुफ्तगू करेंगे कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में किए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब की मेहरबानी से हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में अमनो अमान, खुशहाली, ये सब मोदी साहब की देन है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक खुशनुमा माहौल है, ये सब मोदी साहब की देन है। और जम्मू कश्मीर के हर गांव में, हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स जाएंगे। सयाती मकाम गुलबर्ग में काम कर रहे टूरिस्ट गाइड्स ने गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा याकूब और गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो गंडोला के सेकंड फेज के लिए जारी करदा इस ऑर्डर को वापस लें।
या इस पर नजरसानी की जाए, जिसमें कहा गया है कि टूरिस्ट गाइड्स रोजाना की बुनियादों पर टिकट हासिल करके गंडोला के सेकंड फेज पर सयाहों के साथ जा सकते हैं। टूरिस्ट गाइड्स का कहना है कि पहले इन्हें केबल कार से खुसूसी पास फराहम होते थे, जिसके लिए वो पहले फीस भी अदा करते थे। ताहम गुज़िश्ता रोज से यह सिलसिला बंद कर दिया गया है, जिससे टूरिस्ट गाइड्स के साथ साथ सयाहों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि गुज़िश्ता तरीक़ेकार पर ही गंडोला केबल कार को चलाया जाए। अचानक एक ऑर्डर निकाला, जो ऑर्डर बिल्कुल आलमिया हमारे लिए, पूरे इलाके के लिए एक दुखद खबर है। उस ऑर्डर में ये लिखा है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को सेकंड फेज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई पास होल्डर हो। जिस तरह वहाँ पे सीरेज वाले काम करते, आप वो ईयरली पास निकालते, या स्की एसोसिएशन के कुछ लड़के वहाँ पे पास करते जो ईयरली पास निकालते हैं, पर मंथ वो 10,000 रुपया गंडोला को पे करता है एक बंदा। तो जिस तरह गाइड का भी, जहाँ पे जब जो टूरिस्ट गाइड यहाँ पे होते हैं, वो टूरिस्ट के साथ ऊपर आते हैं, पूरा उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि किसी को कोई भी विदाउट टिकट। गुलमर्ग में काम करने वाले जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जनरल पब्लिक है, उनके खिलाफ एक ऑर्डर पास किया गया है कि जो भी गुलमर्ग में काम करते हैं विदाउट टिकट होल्डर मजदूर वहां पे काम करते हैं, ये ऑर्डर उनके खिलाफ है। अब हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हायर अथॉरिटी से, यहाँ पे या जो गरीब आवाम है यहाँ पे वो अपने दो वक्त की रोटी कमा सके। हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश ये है कि जैसे पहले चलता था वैसे चलने दो, क्योंकि इससे इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाला जो विंटर सीजन है, तो कैसे चलेगा विंटर सीजन? इनका गवर्नमेंट का काम रहता है कि टूरिज्म के साथ हम रहेगी मैनेजमेंट से कि जल्दी इस ऑर्डर को वापस लिया जाए, ताकि हमारे रोजगार के ऊपर कोई असर ना पड़े। और बरकत